हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपके टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का एग्ज़ाम पहली बार होने वाला है, तो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा इसको लेकर कन्फ्यूजन है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऐसे टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं अब की बार के एग्ज़ाम के अंदर। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आता है वो होने वाला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। की डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस के बीच के अंदर डिफरेंस क्या है और किस तरीके से जो डेटा एनालिटिक्स है उसके अंदर उसको हम अपने बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज अ बिग डेटा, यूजिंग एज अ बिग डेटा। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसका डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस मीन स्टडिंग द अवेलेबल डाटा टू फाइंड पैटर्न, ट्रेंड और समराइज। यानी कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको स्टडी करना ताकि हमें पैटर्न समझ में आए, ट्रेंड समझ में आए और समरीज समझ में आए। ठीक है ना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस। इट्स मोस्टली यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो आती है चीज़ वो आती है आपकी डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स जो है वो डेटा एनालिसिस से ब्रॉडर टर्म है, यानी कि बड़ी टर्म है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस, बस साथ साथ एडवांस टूल्स, टेक्निक्स और मॉडल्स भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए और ऑटोमेट प्रोसेस करने के लिए। ठीक है ना, तो डेटा एनालिटिक्स इज़ अ डेटा एनालिसिस बट इन द अपग्रेडेड टर्म कह सकते हैं आप, थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर एडवांस टूल, टेक्निक्स एंड मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। बिग डेटा, अब बात आती है बिग डेटा की। बिग डेटा रिफर्स टू द एक्सट्रीमली, बिग डेटा जो होते हैं वो हमारे बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं। दीज आर द एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स जो ट्रेडिशनल टूल जो है ना जिनको ईजिली हैंडल नहीं कर सकते। तो इस टाइप के डेटा सेट्स क्या कहलाए जाते हैं, हमारे बिग डेटा। और इसके अंदर कौन से 5 टाइप के वीज आते हैं, वो 5 वी कौन से हो गए, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, इसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा होता है। और वेलोसिटी के मतलब कि इसके अंदर स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन क्या होगी। और वैरायटी का मतलब इसके अंदर अलग अलग वैरायटी के डेटा होंगे, अलग अलग टाइप के डेटा होंगे, जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में भी डेटा होगा, इमेजेस की फॉर्म में भी, वीडियोस की फॉर्म में भी, यानी अलग अलग वैरायटी के डेटा इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। फिर उसके बाद आती है वेरासिटी, यानी कि जो डेटा है वो कितना एक्यूरेट है और उसकी डेटा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये क्या बताती है, हमारी वेरासिटी बताती है। और लास्ट जो आती है वैल्यू, यूज़फुल इनसाइट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा, यानी जो उस डेटा के अंदर से हमने जो यूज़फुल चीज़ें पता करके निकाली हैं, फाइंड आउट करके निकाली हैं, ये चीज़ क्या कहलाई जाती हैं, हमारी वैल्यूज़ कहलाई जाती हैं। अब जो बिग डेटा है उसको बिजनेसेस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये मार्केटिंग के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, मार्केटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, फाइनेंस के अंदर, ऑपरेशन, रिटेल एंड एचआर के अंदर बिग डेटा का यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर पर्सनलाइज्ड एड, यानी कंज्यूमर प्रेफरेंस को समझना ताकि उनको हम उसी हिसाब से एड्स दिखा सकें। ठीक है ना, ये मार्केटिंग के अंदर यूज़ होता है बिग डेटा का। जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह आपका यूज़ करता है, ठीक है ना, वो आपकी प्रेफरेंस पहले चेक करता है, फिर उसी हिसाब से आपको एड्स दिखाता है। फाइनेंस के अंदर भी कि मतलब फ्रॉड से बचना, ये हमारा बिग डेटा का पार्ट होता है। ऑपरेशन के अंदर भी जैसे कि सप्लाई चेन को अच्छी करना अपना, और रिटेल के अंदर जैसे कि कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करना, जैसे कि अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स को जो करता है, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर आप जो मूवी देखोगे वही उसी टाइप की मूवीज़ वो आपको और रिकमेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये बिग डेटा का ही पार्ट होता है। और एचआर के अंदर हायरिंग डिसीजन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हमने जो उनको हायर करना है उसका डिसीजन लेना भी बिग डेटा का पार्ट होता है। आई होप आपको जो मैं बात समझा रहा हूँ समझ आ रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है वो आता है चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के अंदर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। डेटा को सिक्योर रखना और प्राइवेट रखना है बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है ना, डेटा ब्रीच हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पुअर डेटा क्वालिटी, और अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है या तो डेटा बीच बीच में से मिसिंग है
या फिर जो डेटा आपको मिला है वो गलत है डेटा। तो इस टाइप का डेटा एनालिटिक्स नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस टाइप का डेटा। और हाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर हो जाता है। लास्ट जो चैलेंज आता है वो आता है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल इन डेटा एनालिटिक्स, यानी डेटा एनालिटिक्स करने के लिए हमारे पास उतने ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये सब थे हमारे डेटा एनालिटिक्स के अंदर के चैलेंजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन आर, कि आर के अंदर कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। हाउ डू यू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा एंड यूज़ पैकेजेस, और किस तरीके से हम आर के अंदर डेटा को इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एंड पैकेजेस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर। ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है हमारा डेटा, वेक्टर की फॉर्म में, मैट्रिसेस की फॉर्म में, एरेस की फॉर्म में, लिस्ट, फैक्टर एंड डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में हमारा ये डेटा हो सकता है। वेक्टर की फॉर्म में मतलब सिंपल कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम, यानी कि सिमिलर आइटम है और उनका सिंपल कलेक्शन है, जैसे कि नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी 10, 20, 30 ये सिंपल सिमिलर आइटम है सारे और इनका एक सिंपल कलेक्शन हमने दे रखा है। तो इसको हम डेटा जो आर स्टूडियो के अंदर टाइप करेंगे, इस तरीके से इसकी कमांड को हम टाइप करेंगे। और जो उसके बाद आता है वो आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये 2D स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे मैट्रिसेस, जैसे 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है, ये 2D स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर रॉज होती हैं, ये रही आपकी रॉज और ये रहा आपके कॉलम, जिसके अंदर दोनों टाइप की रॉज भी होती हैं एंड कॉलम भी होती हैं। मैट्रिसेस को जो अगर हम उसके अंदर इसको अगर हम टाइप करना है तो हम करेंगे ऐसे, m = मैट्रिक्स, और जितनी की भी हमें रो बनानी है कि जितने नंबर होने चाहिए 1 से लेकर 6 तक, और नंबर ऑफ़ रोज़ हमने उसके आगे टाइप कर दिया कि 2 रोज़ होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका डेटा हो सकता है वो आपका एरे की फॉर्म में भी हो सकता है। एरे मैट्रिसेस के ही जैसे होती हैं मगर इसकी 2 से ज़्यादा डायमेंशन होती हैं, ये 3D वगैरह टाइप की होती है जैसे। और इसको टाइप करने के लिए हम क्या कमांड डालेंगे, ये आपकी कमांड्स उनके नीचे दे रखी हैं, ठीक है ना। और लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, साथ साथ वर्ड्स भी हो सकते हैं। और लिस्ट को टाइप करने के लिए हम क्या कमांड टाइप करेंगे, ये, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपके फैक्टर्स की फॉर्म में आपका डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। ये यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा लाइक जेंडर, कलर, ये जो कैटेगोरिकल डेटा होता है ना, जैसे कि अलग अलग टाइप के जेंडर या फिर अलग अलग टाइप के कलर, इस टाइप के डेटा के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है जो फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स को टाइप करने के लिए, कमांड टाइप करने के लिए इसकी आर के अंदर हम ये कमांड यूज़ करेंगे जो नीचे गिवन है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका डेटा फ्रेम्स, लाइक एक्सेल टैब्स कैन हैव डिफरेंट टाइप इन ईच कॉलम, जैसे एक्सेल टेबल्स के अंदर होता है, ठीक है ना, उस तरीके से इसके अंदर भी सेम होता है डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। डेटा फ्रेम को टाइप करने के लिए हम नीचे दी गई कमांड को टाइप करेंगे, ठीक है। अगर हमें डेटा को इंपोर्ट करना है और वो CSV फाइल के अंदर फॉर्मेट में, तो जो हम कमांड टाइप करेंगे वो ये जो नीचे दे रखी है कमांड, इस कमांड को हमें टाइप करना पड़ेगा डेटा। और ये जो साइन है आपका लेस देन और ये माइनस वाला जो साइन है ये लगा देंगे, वरना इसकी जगह = भी लगा सकते हैं, बट आप ये ही लिखें, आप = ना लिखें, आप उस चीज़ को भूल जाएं, ठीक है ना। और उसके आगे read.csv और अंदर जो है वो फाइल का नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। और डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम, जैसे कि CSV फॉर्म के अंदर तो write.csv, फिर अंदर ब्रैकेट लगा के जो डेटा आपको दे रखा है वो कॉमा लगा के output.csv, जो भी उसका आउटपुट है जहाँ पर भी आपको सेव करना है वो हम डाल देंगे। तो इस तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम डेटा को आर स्टूडियो के अंदर। अब लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस कैसे यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले हम कोई सा भी पैकेज है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो इंस्टॉल सिर्फ एक बार होता है, आपको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कमांड टाइप करनी होगी, install.packages, और ब्रैकेट के अंदर उस पैकेज का नाम आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ggplot2 डाउनलोड किया गया है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के काम आता है। लोड द पैकेज, फिर उसके बाद जब आपको लोड करना है पैकेज, ये आपको हर सेशन में करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार इंस्टॉल तो होगा, वो आपके पास सेव होगा, बट आपको इनेबल जो करनी है चीज़, और जिस भी आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि लाइब्रेरी
लिखेंगे आप, और जिस भी आपको पैकेज को इनेबल करना है ब्रैकेट के अंदर आप उस पैकेज का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम पैकेज एंड लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं आर स्टूडियोज़ के अंदर। थर्ड जो आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है वो ये सवाल है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन आर के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प यू डिस्क्राइब एंड समराइज योर डेटा। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है वो हमारे किस काम आती है, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और उसी डेटा को समराइज करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स काम आती है। मेनली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर चीज़ें होती हैं वो होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप क्लास 9th 10th से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि है आपका मीन, मीडियन एंड मोड। मीन जो होता है वो आपका एवरेज निकालने के लिए काम आता है। मीडियन का मतलब होता है कि उस पूरे डेटा की मिडल वैल्यू क्या है, और मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी जो भी चीज़ उस डेटा के अंदर बार बार रिपीट हुई है वो आपका कहलाया जाता है मोड। ठीक है ना। अब इसके अंदर मीन जो हमें निकालना है, तो हम मीन कैसे निकालेंगे, हम कमांड डालेंगे मीन और ब्रैकेट के अंदर डेटा, फिर डॉलर का साइन होता है अटैच करने के लिए। तो फिर जिस भी चीज़ का आपको मीन निकालना है आप उस डेटा का उस कॉलम का यहाँ पर नाम लिख देंगे। और सेम गोज़ फॉर द मीडियम और मोड के लिए इसके अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। आर स्टूडियो के अंदर कोई ऐसी कमांड नहीं दे रखी है जिससे आप मोड निकाल सकें, तो आप इसको कस्टम फंक्शन से निकाल सकते हैं। मोड पर आपका क्वेश्चन आना बनता नहीं है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका आता है जो अनदर पार्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आएंगी, रेंज आएगा, वेरिएंस आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के अंदर कितना फ़र्क है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, रेंज कहलाई जाती है। वेरिएंस होता है आपका स्प्रेड ऑफ डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो आपने वेरिएंस निकाला है उसी का स्क्वायर रूट क्या कहलाया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाया जाता है। अब रिलेशनशिप हमें निकालनी हो दो वेरिएबल्स के बीच में, तो कैसे निकालेंगे हम, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन से। कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है, शो इफ़ टू वेरिएबल मूव टुगेदर, यानी जो दो वेरिएबल हैं वो साथ साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ कौन बताएगा, हमारा कोवेरिएंस। और कोरिलेशन क्या बताता है, शो द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी जो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच की स्ट्रेंथ है और जो उनकी डायरेक्शन है उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप की, वो कौन बताएगा, आपका कोरिलेशन बताएगा। और कोरिलेशन हमेशा आपका -1 से लेकर +1 के बीच के अंदर की वैल्यू आएगी। और कोरिलेशन आपको जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, आप क्या कमांड टाइप करेंगे, COR ब्रैकेट डेटा के साथ डॉलर का साइन लगा के वेरिएबल 1 अटैच करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, डेटा लिखेंगे, डॉलर का साइन लगाकर y अटैच करेंगे और यहीं पर आप कंट्रोल एंड एंटर कर देंगे तो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू निकल आएगी। और कोवेरिएंस निकालने के लिए सेम चीज़ करेंगे, बट COVR की जगह COV टाइप करेंगे और अंदर का आपका सेम ही रहेगा। डेटा विजुअलाइजेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ, ये सब चीज़ें डेटा को विजुअलाइज करने के लिए काम आती हैं। अब इनके आगे दे रखी हैं इनकी कमांड्स कि हिस्टोग्राम बनाना है तो ये कमांड डालनी है, बार प्लॉट बनाना है तो ये, बॉक्स प्लॉट बनाना है तो ये, स्कैटर प्लॉट के लिए ये, लाइन ग्राफ के लिए ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो बेसिक चीज़ हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और ये आर के अंदर किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। लीनियर रिग्रेशन इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल। यानी लीनियर रिग्रेशन क्या चीज़ होती है, ये प्रेडिक्ट करने की काम आती है। क्या चीज़ प्रेडिक्ट करने के लिए, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ठीक है ना, कि उन दोनों के बीच के क्या वैल्यू है, ये चीज़ कौन प्रेडिक्ट करेगा, लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर से जो पहला वेरिएबल होगा वो होगा आपका डिपेंडेंट और जो दूसरा वाला होगा वो आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = a + b x। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर जो आपको आर के अंदर
कमांड डालनी पड़ेगी, वो डालनी पड़ेगी मॉडल इज इक्वल टू ALM, जैसे कि सेल जो आपकी बेस्ड है एडवर्टाइजिंग पर, सेल क्या हो गई आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल और एडवर्टाइजिंग आपकी क्या हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डेटा के अंदर आपको डालना है माई डेटा। इस तरीके से आपका मॉडल बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको उस मॉडल की समरी निकाल लेनी है। कमांड क्या टाइप करेंगे आप, समरी, और ब्रैकेट के अंदर आप मॉडल टाइप करके कंट्रोल एंटर कर देंगे, आपकी उस चीज़ की समरी निकल आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसके अंदर आपने क्या देखा था कि सेल्स सिर्फ किस पर डिपेंड है, एडवर्टाइजिंग पर। आप यहाँ पर किस पर देख रहे हैं कि सेल्स किस किस पर डिपेंड है, तो सेम ही है यहाँ तक, मगर सेल किस किस पर डिपेंड है, टीवी, साथ साथ रेडियो। तो प्लस का साइन लगाते जाएंगे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे आते जाएंगे, प्लस न्यूज़पेपर, डेटा, फिर ऐसे करके न्यूज़पेपर के साथ प्लस जो भी चीज़ें आई प्लस। इसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हो सकते हैं और डेटा के अंदर आपको वही डेटा डालना है। फिर लास्ट के अंदर जाकर आपको समरी निकाल लेनी है। ये थी आपकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर की टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं वो होती हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, शो हाउ मच वाई चेंज वन एक्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट, कि जब x 1 यूनिट से बढ़ेगा तो y कितना चेंज होगा। ये चीज़ कौन बताता है, हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट बताता है। आर स्क्वायर्ड क्या बताता है, टेल्स हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डेटा, कि कितना फिट बैठता है हमारा मॉडल डेटा को लेकर। क्लोजर टू 1 बेटर फिट, अगर जितना ज़्यादा 1 के पास उसकी वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या समझेंगे कि हम ये क्या है, एक बेटर फिट है, यानी कि इसके ऊपर ठीक ये डेटा बैठ रहा है। पी वैल्यू क्या होती है, अगर ये 0.05 से कम है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और अगर इससे ज़्यादा आपकी वैल्यू आएगी तो आप क्या बोलोगे, नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं टू चेक, एक होगा आपका मल्टीकोलिनियरिटी और दूसरा होगा आपका हेटेरोसिडेसिटी। ठीक है। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली रिलेटेड, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों वेरिएबल क्या हैं, एक दूसरे से मल्टीकोलिनियर हैं। यही चीज़ क्या होती है, हमारी मल्टीकोलिनियरिटी होती है। चेक यूजिंग VIF फ्रॉम कार पैकेजेस, हम इसके अंदर एक पैकेज डाउनलोड करेंगे कार, कैसे करेंगे जो मैंने ऊपर बता चुका हूँ, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और अंदर ब्रैकेट के अंदर कार लिखेंगे और कंट्रोल एंड एंटर दबा देंगे। फिर उसको इनेबल करने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, लाइब्रेरी। ठीक है। और अंदर आप डाल देंगे जो भी उस डेटा का नाम है। ठीक है। फिर आती है इसके बाद हेटेरोसिडेसिटी। हेटेरोसिडेसिटी क्या होती है, व्हेन एरर टर्म है अनइक्वल वेरिएंस, जो एरर टर्म है उस डेटा के अंदर और उनका वेरिएंस क्या हो, अनइक्वल हो। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिडेस्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे रिजल्ट को डिस्टॉर्ट भी कर सकती है ये चीज़, हेटेरोसिडेस्टिसिटी जो होती है। जो लास्ट अब इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है कि टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस क्या होता है और ये इसको आर के अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं। टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस मीन एनालाइजिंग टेक्स्ट डेटा, की मतलब टेक्स्ट डेटा को एनालाइज करना क्या कहलाया जाता है, हमारा टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस कहलाया जाता है। टेक्स्ट डेटा क्या क्या हो सकते हैं, हमारे रिव्यूज़ हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, ट्वीट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को एनालाइज करना ताकि हमें इस चीज़ का पैटर्न समझ में आ सके और मीनिंग समझ में आ सके, क्या कहलाया जाता है, टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस कहलाया जाता है। ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प अंडरस्टैंड कंज्यूमर ओपिनियन, कि जो कंज्यूमर ने हमें अपना ओपिनियन दिया है उस चीज़ को हम समझ सकें अच्छे से। यूज इन सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस के काम आता है। चैट बॉट्स, स्पैम डिटेक्शन, इन सब चीज़ों की ये चीज़ काम आती है। क्या चीज़ काम आती है, टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस। अब टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं, टेक्स्ट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड मैसी, जो लोग टाइप करके भेजते हैं हमें, वो जो टेक्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और बहुत ज़्यादा मैसी होता है कि उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें हमेशा क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी उस डेटा को, और उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होंगे हमारे आर के अंदर, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, कौन कौन सी, टीम और ये जो CUSHET है, ये 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेंगे हम इसके अंदर। फिर उसको लोड करेंगे डेटा को, लाइब्रेरी टाइप करके, लाइब्रेरी ब्रैकेट TM, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। फिर टेक्स्ट क्लीनिंग करेंगे कि मतलब जो भी डेटा है उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे और पंक्चुएशन, स्टॉप वर्ड्स, ये सब चीज़ें हम रिमूव करेंगे। ठीक है।
उसके लिए जो कमांड दे रखी हैं वो सारी यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ठीक है, टेक्स्ट क्लीनिंग की। फिर लास्ट में करेंगे हम इसके अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस की आपको कमांड यहाँ पर मिल गई होगी। फिर करेंगे उस टेक्सचुअल डेटा का कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन की। जो सिमिलर टेक्स्ट हैं उनको हम ग्रुप कर देंगे, यानी एक जगह रख देंगे, ठीक है ना। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर, और यही था टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले था जो आपका टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस है और वो किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद जो था लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, और क्या चीज़ आपकी और आ सकती है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन आर के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं आर के अंदर, और हम किस तरीके से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, हम पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं, और डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस के बीच का फ़र्क, और किस तरीके से ये डेटा यूज़ किया जा सकता है बिग डेटा। ये तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, जो कि आपकी GE की होने वाली है, बेसिक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।